नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूं। आइए, तिब्बती बौद्ध धर्म में चैनरिज्म शब्द निम्नलिखित बोधिसत्व में से किसके लिए है? हमसे ये पूछा जा रहा है, तिब्बती बौद्ध धर्म में चैनरेजिंग जो है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अवलोकितेश्वर से संबंधित है। यह बात अपने को यहां से याद रखनी है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में हवाला लेन देन का प्रतिबंध लगाया गया था? हवाला लेन देन पर प्रतिबंध जो लगाया गया था, वन 1999 में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? फीमा के द्वारा लगाया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। फेमा की स्थापना कब होती है? 1999 में होती है। हवाला को रोकने के लिए होती है कि ज़्यादा ट्रांजैक्शन, ब्लैक मनी हो रहा होता है, ब्लैक को लोग वाइट में चेंज कर रहे होते हैं, ब्लैक मनी को मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रहा होता है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स ली थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से चीज भूमिगत खाद्य तना है। भूमिगत खाद्य तना है, हम देखते हैं कि भूमि में जो होता है वो जड़ ही होती है, बट ऐसा नहीं है, तना भी होता है। क्या होता है बच्चों? तना भी होता है। और इसमें अपना आंसर है अदरक, यानी कि जिंजर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्पष्ट रूप से मितक्षरा को परिभाषित करती है? हमसे जो पूछा जा रहा है, मितक्षरा को पूछा जा रहा है कि मितक्षरा को परिभाषित कौन करता है, ठीक है। खगोल विज्ञान का एक काम, प्राचीन हिंदू कानून विरासत का एक ग्रंथ, एक आगम पाठ और चिकित्सा पर एक संकल्प। प्राचीन हिंदू कानून जो विरासत का एक ग्रंथ है, ये क्या है? मितक्षरा। प्राचीन हिंदू कानून विरासत एक ग्रंथ। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखनी है। आओ आगे बढ़ते हैं। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो कितना होना चाहिए? 50 से 60 वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है ना। आर्क वेल्डिंग के लिए 50 से 60 वोल्टेज की आवश्यकता होती है, नहीं तो फिर ज़्यादा या कम में अनबैलेंस चीज़ें हो जाती हैं। ये बात यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। कौन सी समीकरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है? ये हम देखने वाले हैं। देखिए, आइए देखते हैं। पहले उनको बैलेंस भी होना चाहिए, तो AlHCl इनमें आपस में बैलेंस नहीं बैठता है। ये आप देखो इशू आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते 2Al, ठीक है ना। आगे बढ़ते तो 2Al ही रह गया। चलो फिर यहाँ पे HCl और 3H, यहाँ पे ये अनबैलेंस चीज़ें हो जाती है बच्चों। ये यहाँ पर अनबैलेंस हो जाता है। Al HCl ये कहीं तक ठीक था, लेकिन H2 ने यहाँ बैलेंस खराब कर दिया। 2AlCHSl और 2AlCl2 और 3H2 ये बैलेंस हो जाता है 36। हाँ जी, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मतलब कि सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें बैलेंसिंग का भी ध्यान रखना होता है। जो संतुलित को संतुलित करना होता है समीकरण को, और बैलेंस भी करना होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां मौलिक अधिकारों को और राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जहां मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत के ये विस्मार्क कहे जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के क्या कहे जाते हैं? विस्मार्क कहे जाते हैं। सरदार की उपाधि भी दी गई थी इनको, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए ना, सरदार पटेल जी के बारे में, बिल्कुल ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री,
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और सुभाष चंद्र बोस इनकी पहले ही डेथ हो जाती है भारत के आज़ाद होने से पूर्व भी, ये बात ध्यान रखना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आपसे पूछा जाएगा जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सरदार पटेल, ठीक है। हाँ, एक और याद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में एक बात याद रखनी है आपको यहाँ से, कि इन्होंने कहा था आराम हराम है, आराम हराम है, ये किसने बोला था? तो आराम हराम है, ये किसने नारा दिया था? तो ये स्लोगन दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात, ठीक है, यानी कि वाटरफॉल का किस राज्य में? तो यह है कर्नाटक राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जोग जलप्रपात कहाँ पर है? ये जोग जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में है, और सरस्वती नदी पर है। किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक राज्य में है, ये बात यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है जोग जलप्रपात के बारे में। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? देखो, गवर्नर, राज्यपाल, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं हर राज्य में होता है, और देश के होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। कार्यकारी जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक, कैबिनेट का मंत्री होता है। राज्यपाल जो मेंटेन करता है वो किसको करता है? मुख्यमंत्री को करता है। यानी कि राज्यपाल के बाद किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री होता है, जो कार्यवाहक के तौर पर काम कर, कार्यवाहक नहीं, मेन लीडर यही होता है, मेन जो कि वहाँ पर लीडर जो चुन के आते हैं, नेताजी जो चुन के आते हैं, उनको संभालने का काम। और नेता पक्ष जो रहता है, एक तो होता है नेता प्रतिपक्ष और एक नेता होता है पक्ष, तो उसमें एक मैन ही किरदार निभाता है। कौन निभाता है? मुख्यमंत्री निभाता है। और संसद में कौन निभाता है? प्रधानमंत्री निभाता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा मतलब कि किसके द्वारा अध्यादेश मंजूर किया जाता? तो ये सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ से ये बात इससे पूछ लूँ, आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति के बारे में, तो यहाँ तो करती है संसद, यहाँ कौन करती है? संसद। और यहाँ कौन करेगी? विधानमंडल। कौन करेगा? विधानमंडल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कौन करता भैया? विधानमंडल करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? देखो, जो ये चट्टानों के टाइप दे रखे हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान है। मैं एक बार इनको एक बताता हूँ, ये बनने निर्माण कैसे होता है, आप ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा, ये हमारी अर्थ का सरफेस है, अर्थ के अंदर से क्या आ रहा है? लावा निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है बच्चों? ये लावा निकल रहा है। लावा जब निकलता है तो मेग्मा आता है, और मेग्मा जब लावा जब ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है? मेग्मा। और मेग्मा से सबसे पहले बनती हैं आग्नेय चट्टानें, ठीक, इग्नियस चट्टानें बोला जाता है इन्हें, आग्नेय चट्टानें बोलती हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टानों के तौर पर भी जाना जाता है। इन्हें क्या जाना जाता है बच्चों? प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है ना। फिर अवसादी चट्टानें, फिर कायांतरित, धीरे धीरे इनकी काया पलट हो जाती है, उनको बोलते हैं कायांतरित चट्टानें, ठीक है। आग्नेय चट्टानों में एक बात ध्यान रखना, मिनरल नहीं पाए जाते हैं, सॉरी मिनरल इसमें पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत समय गुजर जाता है इन पर, समय की जब मार होती है। जैसे कि आप देखिएगा, आप जिस शहर, जिस कॉलोनी, जिस गांव में रहते हैं, आप जब छोटे रहे होंगे तो उस रोड की जो मेजरमेंट रही होगी उस समय नीचे हुई, अब उस धीरे धीरे वो जो रोड है वो ऊंची होती चली जा रही है। लेकिन सिटी में क्या होता है? रोड को खोद दिया जाता है, वापस से उस पर क्या किया जाता है? डामर की जाती है, या कोई भी जो कार्य किया जा रहा होता है वो किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमसे जो पूछा जा रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है कि कोयला किस चट्टानों से बनाया जाता है, तो सबसे पहले मैंने प्राथमिक चट्टान का नाम बताया कि आग्नेय चट्टानें होती है, ठीक है ना। आग्नेय चट्टान होती है, कुछ समय के पश्चात ये चट्टानें क्या होने लग जाती हैं? टाइम हटने के साथ, जैसे अपन ये मार्कर लाए तो इनमें क्षय होने लग जाता है, तो ये चट्टानें बदलती है फिर समय के अनुसार अवसादी चट्टानों में। किसमें बदलती हैं? अवसादी चट्टानों में। और अवसादी चट्टानें बहुत समय के बाद कोयला, यहाँ पे क्या बनता है? फिर कोयला बनता है। क्यों बनता है कोयला? क्योंकि अवसादी चट्टानों में बहुत ज़्यादा जीवाश्म दबने लग जाते हैं। क्या दबने लग जाते हैं? जीवाश्म दबने लग जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो कौन सी अवसादी चट्टानों में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। भारत तथा भूटान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? भारत
और भारत तथा भूटान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4। यानी ये क्वेश्चन ऐसे होना था, भूटान की सीमा भारत की कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखना है। एक लगती है बिहार से, सिक्किम से, ठीक है ना, यूपी से, और एक और राज्य रह गया है अपना इसमें यूपी को हटाओ आप, यूपी की नहीं लगती है, सिक्किम की लगती है, और एक वेस्ट बंगाल की लगती है, और असम की लगती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पैड्रो। कौन सी है? पैड्रो है, ठीक है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा है। नदी की बात की जाए तो महावेली गंगा है, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल, श्रीलंका की जो कैपिटल 2 हैं, एक तो है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नृत्य डांडिया का पर्याय है। मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है कि डांडिया कब किया जाता है? डांडिया कब किया जाता है? तो ये गुजरात में किया जाता है, और ये किया जाता है नवरात्रों पर। गुजरात में किया जाता है डांडिया। यहाँ का ये फोक डांस है गुजरात का, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा भवाई है, रास है, ये सारी चीज़ें याद रखनी। गिद्दा वैसे तो पंजाब का है, लेकिन यहाँ पर भी कई लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो डांडिया जो किया जाता है, डांडिया कब किया जाता है? तो नवरात्रि में किया जाता है। डांडिया कब किया जाता है बच्चों? तो नवरात्रि में किया जाता है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। डांडिया कब किया जाता है? नवरात्रि में किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओणम जो कहाँ पे किया जाता है? ओणम किया जाता है केरल में, ठीक है। गणेश चतुर्थी मेनली जो मनाई जाती है महाराष्ट्र में मनाई जाती है, और ये झारखंड वाले क्षेत्र, बंगाल वाले क्षेत्र में बिहू मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। खासी जनजातियों के द्वारा नौक्रम नृत्य किस त्योहार के दौरान किया जाता है? ये फोकट में अपने को आंसर दे गया भैया, ठीक है ना। खासी जो जनजाति निवास करती है वो कहाँ पे करती है? मेघालय में। मेघालय के अंदर गारो, खासी, जयंतिया 3 ट्राइब निवास करती हैं। गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। तो खासी, नोंगक्रेम, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले जो प्राप्तकर्ता वो हैं जी शंकर कुरूप जी हैं। जी शंकर कुरूप जी को पहली बार इस पुरस्कार से मतलब कि मिला था इनको। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को सही ढंग से समझाता है? दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व होता है, देखो इसके लिए हमें ऑप्शन के साथ साथ पीएच के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम क्या बता, जैसे कि मैं बना के बताता हूँ। ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14, इधर चलते हैं एसिड, इधर चलते हैं बेस। तो हमें ये चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी होती हैं, किस तरीके से एसिड और बेस के बारे में बता रहा होता है। जैसे कम होता चला जाता है तो क्या बोलते हैं इसको भैया? एसिड है। ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं हम इसे? ठीक है, फिर क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान रखिएगा आप लोग, बेस इसको बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ आप तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या इसका सही आंसर होगा। तो जब बैक्टीरिया की सक्रियता के कारण मुंह का पीएच 0.5 से ऊपर बढ़ जाता है तो दांतों का एनामेल घुल जाता है। हमारा आमाशय पीएच को 2 के आसपास बनाए रखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है, जिससे पाचन में सहायता मिलती है। हमारे आमाशय यानी पेट के अंदर पीएच को 2 के आसपास बनाए रखने का कार्य हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्राव के बाद होता है। मधुमक्खियों के डंक के एक क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है, इसलिए इसका उपचार सिरके जैसे कमजोर अम्ल से किया जाता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो जलीय विलयन नुकसान पहुंचाता है। भाई देखो, पीएच का मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय वर्षा नहीं होगी, पहली बात तो सिंपल सा है, ठीक है। डंक कमजोर के लिए ऐसा कमजोर यूज नहीं कर सकते, ज़्यादा सही आंसर ये है इसमें, ठीक है। याद रखने वाली बात यहाँ से ये है कि पीएच जो पेट का रहता है वो 2 के आसपास रहता है, और उसमें उसे मेंटेन करने के लिए HCl का स्राव होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक चिकित्सा में स्टेम सेल थेरेपी के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन देखने को हमें मिलता है? स्टेम सेल थ्योरेपी के अंदर क्या है? देखो ये थ्योरी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। अगर आपने देखा हो तो हनुमान जी क्या किया करते थे, एक सेकंड, वॉइस क्लियर है ना?
हाँ हाँ चलो ठीक है बस, ठीक है आओ। तो क्या होता था, आपने देखा होगा भगवान हनुमान जी क्या करते थे कि अपने शरीर को बहुत विशालकाय कर देते थे, ठीक है, कि वो छोटे होते हैं जैसे जैसे बहुत सूक्ष्म रूप भी रख लेते हैं और वो एक विराट रूप भी रख लेते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है, वो स्टेम वाली ही थ्योरी लगती है जो इसमें बताई जा रही है, स्टेम सेल थेरेपी ही लगती है। अपनी बॉडी को बहुत आगे बहुत बड़ा करना और छोटा करना, वो स्टेम सेल थेरेपी होती है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आओ, वायरसों के विरुद्ध आनुवांशिक प्रतिरक्षा का प्रदान नहीं, धमनियों में ये तो बिल्कुल भी देना नहीं। क्षतिग्रस्त उत्तकों अंगों को प्रतिस्थापित या पुनर्जनित कर लेना, ठीक है ना। जैसे आपने एक और चीज़ देखी होगी, किसी का हाथ कट गया तो हाथ दोबारा से उग के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे चाइनीज़ लोग काफ़ी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, बॉडी को बड़ा करना, या कोई हाथ उंगली कट गई तो उंगली को दोबारा कैसे उगाया जा सकता है, हाथ कट गया, तो ये थ्योरी है भैया ये, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, क्षतिग्रस्त ऊतक को या अंगों को प्रतिस्थापित या पुनर्जनित करना है। ये अपन ये बात याद रखने, पुराने सीरियल्स, पुराने आपने कथाओं में सुना होगा बहुत सारी चीज़ों को, कि भैया क्या करते थे किसी का, जैसे कि रावण का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए। रावण के 10 सर थे, एक करता दूसरा जाता, एक करता दूसरा जाता, तो वो कौन सी थेरेपी आजमा रहा था, स्टेम सेल थेरेपी ही अपना रहा था। वो चीज़ द्वापर युग में भी थी, वो चीज़ आज से हजारों साल पहले भी ये थेरेपी चली हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। यादगीर बीदर गढ़ राज्य में जिले हैं, एक्चुअली ये देखो, यादगीर बीदर और गढ़ ये राजवंश थे भैया। जैसे मैं बहमनी राजवंश का पार्ट था बीदर, और ये कहाँ पे थे, कर्नाटक। जैसे मैं आपको बता दूं, एक वंश था विजयनगर साम्राज्य, एक कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य, और एक था बहमनी साम्राज्य। इन दोनों में बनती नहीं थी बात, इन दोनों में हमेशा कैसा आंकड़ा रहता था, 36 का आंकड़ा। तो विजयनगर की जो स्थापना होती है वो 1336 में होती है, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 के अंदर। तो बहमनी साम्राज्य ने अपने राज्यों को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, जिसमें से नाम था अहमदनगर, एक अहमदनगर, ठीक है ना, एक का नाम था बीदर, ठीक है, एक का नाम था बरार, एक का नाम था गोलकुंडा, ठीक है ना, ऐसे करके उनमें बांट दिया, ठीक है। तो वही बीदर यही है ये वाला। तो किस राज्य में है ये, कर्नाटक राज्य में, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू का महीना कौन सा है, तो रोंगालू बिहू वैशाख महीने में, अप्रैल महीने में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू कब मनाया जाता है, तो रोंगाली बिहू मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। रोंगाली बिहू कब मनाया जाता है, तो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। आप लोग यहाँ से ये बात ध्यान में रखिएगा, कब मनाया जाता है, तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आइए बच्चों। महुरी किस राज्य से संबंधित पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। महुरी जो होता है ना, फूंक दे के बजाए जाने वाला है। महुरी जो बनाया जाता है एक्चुअली उड़ीसा के अंदर है। फूंक देकर छोटा वाद्य यंत्र होता है, जैसे अपन बांसुरी को बजाते हैं ना, उस टाइप से होता है। बांसुरी को जिस हिसाब से फूंक देकर बजाया जाता है, उसी हिसाब से इसको भी बजाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो ये कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है। ये कहाँ पे बच्चों, उड़ीसा के अंदर है। ये बात यहाँ से आपको यहाँ से ध्यान रखनी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, जो टेम्पलों का शहर कहा जाता है। भुवनेश्वर टेम्पल्स, मंदिरों का शहर कहा जाता है इसे, मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1947-1990 के बीच भारत की औद्योगिक विकास रणनीति में सार्वजनिक क्षेत्र पर दिए गए जोर पर विचार करें। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका देने के लिए प्रमुख तर्क क्या हैं। चलो आओ। घरेलू बाजार में औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी थी। घरेलू बाजार में औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी थी, जिसके कारण सरकारी हस्तक्षेप जरूरी हो गया था। चलो और बाकी एक बार पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में निजी क्षेत्र के उद्योगों की तुलना में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा कुशल थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योगों की तुलना में, मतलब ये कहना चाह रहा भैया यहाँ पे, सार्वजनिक अधिक पावरफुल थे उद्योग, सार्वजनिक उद्योग अधिक पावरफुल थे। इसका भी घरेलू बाजार में औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी थी, जिसके कारण सरकारी हस्तक्षेप। घरेलू बाजार में औद्योगिक वस्तुओं की कमी, औद्योगिक वस्तुओं की कमी। मेन पॉइंट लिख लेते हैं कि बाद में आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रमुख क्षेत्रों में औद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के पास पर्याप्त पूंजी और तकनीक की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तकनीक की कमी थी हमारे पास, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र को सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और रणनीतिक उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए उपकरण के रूप में देखा गया।
मतलब कि इसमें इन तीनों चीज़ों को लगभग लगभग मर्ज कर दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है 1947 से लेकर 1990 के बीच जो कार्यकाल रहता है, हमारे औद्योगिक नीतियाँ या उद्योग किस तरीके से वर्क कर रहे थे। हमें देखो भैया, औद्योगिक वस्तुओं की कमी भी थी, ये बात सत्य है, तकनीकी भी कमी थी और सार्वजनिक उद्योग, तो इन सभी चीज़ों को इसने इसमें ला दिया है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ज़्यादा सही डी आंसर हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट्री 50 लाख रुपए मूल्य की मशीनरी खरीदती है। वर्ष के अंत में मूल्यह्रास 5 रुपये लाख है। फर्म द्वारा किया गया शुद्ध निवेश कितना है। अभी करंट में क्या होगा, देखो भैया 55 लाख की स्टार्टिंग में खरीदी थी, इसे फाइनेंशियल ईयर रहता है, जैसे 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट ही हुआ है, प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना। 31 मार्च को हमारा क्या होता है, देखिए 1 अप्रैल को होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल को क्या होता है फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ हो जाता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। अब इसमें ये बोल रहा है कि भाई हमने 1 अप्रैल को एक मशीनरी खरीदी 50 लाख रुपए की, साल के अंदर 5 लाख रुपये डिप्रेशिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। तो अभी क्या कंडीशन रहेगी 31 मार्च को, तो 45 लाख रहेगी भैया, क्या कंडीशन रहेगी, 45 लाख रुपए रहेगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। भारत के सकल घरेलू जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला, देखो हमारा देश है कृषि प्रधान देश। हमारा देश कौन सा भैया, कृषि प्रधान देश है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें इतना सा बता दो भैया कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो मैं ये चीज़ भी बता दूं, हमारा इंडस्ट्री डेवलप नहीं है। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर इंडस्ट्री का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ की जीडीपी में जो सर्वाधिक योगदान है वहाँ की फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ का है। इससे करके हमारे देश में है सर्विस सेक्टर का, सेवाओं का। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसका है, सेवाओं का है। और हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। हम कृषि को डेवलप करने में लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कृषि डेवलप नहीं हुई है, कृषि प्रधान देश है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही थी। देखो सेंसस होता है हमारे देश के अंदर 1872 में पहली बार सेंसस हुआ था बच्चों। 1872 में पहली बार हमारे देश में लॉर्ड मेयो के समय पर जनगणना हुई थी। उसके बाद जो डिजिटल जनगणना प्रारंभ होती है 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन के समय पर, लॉर्ड रिपन के समय पर हुई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रजिस्ट्रार जो थे वो रजिस्ट्रार कौन थे, तो रजिस्ट्रार थे WC प्लाउडेन, ठीक है ना। 1800 ऐसे कंटिन्यू चलती रही 1911 से लेकर 1921 को, ठीक है। 1921 के मतलब जनसंख्या कम होती है, किस कारण से, प्लेग महामारी के कारण। प्लेग महामारी के कारण बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या हमारी कमी हो जाती है, इसलिए इसे ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत में जो सेंसस का कार्य करता है वो कौन होता है, होम मिनिस्ट्री करती है, गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा ये कार्य किया जाता है, गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना का कार्य किया जाता है। और गृह मंत्री हमारे कौन है अभी, गृह मंत्री जी, होम मिनिस्टर, तो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, श्री अमित शाह जी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। तो 1901 से लेकर 1911 जिसकी नकारात्मक रही, तो ये हमारा आंसर होगा 1911 से लेकर 1921। आइए आगे बढ़ते हैं। तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी किस सरकारी संस्था को सौंपी गई है, तो ये सौंपी गई है कृषि मंत्रालय को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। ऐसे करके आज के क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की, आज के मॉक टेस्ट पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।